जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अपेक्षा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। विकास ऑफिस से आते ही छत पर चला जाता। बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी विकास ने जवाब नहीं दिया। चाय ठंडी हुई जा रही थी, इसलिए विवश होकर मैं ही ऊपर पहुंच गई, जहां राधा अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गुटरगू में मेरे तीक्ष्ण स्वर चाय पीनी है ने विघ्न डाल दिया। राधा वहां से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकती नीचे उतर आई। बेशरम कहीं की, माँ के सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पिंगे बढ़ा है, कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। माँ, कहाँ है मेरी चाय? नीचे आकर विकास ने पूछा। देख विकास, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने में खड़े तुम दोनों क्या खुसुर पुसुर करते रहते हो? बचपन में एक साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती है? माँ, हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं है, हम सिर्फ बातें तो करते हैं। बात बढ़ते समय नहीं लगता। मेरी भुकुटी में बल पड़ रहे थे। अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण सी राधा से नज़दीकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विकास के कुछ भी तो नहीं है, कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। राधा के बदले रुख पर मैं हैरान परेशान रहती थी। आजकल आए दिन कभी पकोड़े की प्लेट तो कभी अचार की शीशी लिया हाजिर हो जाती थी। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल होता है। हम 3 बहनों की संतानों में विकास इकलौता था। पति के खानदान में भी वह सबसे बड़ा और लाड प्यार से पला था। उसकी शादी को लेकर हम सब ने बड़े सपने संजोए थे, किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जल्दी ही विकास ने राधा से विवाह की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले विकास की अकेली विवाहिता बहन पूजा ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली, पर विकास प्रभावहीन रहा। बोला, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस प्रिया से शादी करवा दीजिए। करवा दूंगी, सारे निर्णय तो खुद ले चुका है, शादी भी कर ले। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ नहीं आ रहा है। हमारी जाति की है, पढ़ी लिखी, धनी परिवार की है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद है। मैंने जैसी बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। सिर चढ़ी नखेल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें। शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है वह। भैया, आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तू चुप रह, मम्मी की चमची। अभी 2 दिन में संजय के पास चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपनी पसंद से शादी, मैंने कोई विरोध किया था। पूजा चुप हो गई। उसने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले विकास के पापा बोले, विकास की शादी राधा के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग? यह सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। शादी की तैयारी करो। उसके बाद सबने चुप्पी साध ली। शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाई में 5 तोले का हार दिया, लेकिन यह देखकर मेरा मुंह उतर गया कि राधा के माता पिता ने दान दहेज काफ़ी कम दिया था। हालांकि बारातियों का स्वागत बढ़िया था। राधा की व्यक्तिगत सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की थी, पर हर पारंपरिक सास जैसे घर के अन्य सदस्यों वे वर के लिए कीमती गिफ्ट वे नकद की अपेक्षा करती है। मैं भी कुछ उसी तरह की अपेक्षा पाले बैठी थी, पर विकास के पिता का सख्त निर्देश था कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल राधा बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वह आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने वे चाय के लिए बाहर निकलती।
सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है, दादी ने फूफा जी के लिए भेजा है। उन डिब्बों के स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज न था, लेकिन फूआ बुआ मात्र की भावना चुप जाती। जिस दिन विकास राधा नैनीताल जा रहे थे, राधा ने आकर मुझसे कहा था, आप परेशान मत होइएगा, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। पूजा ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहाँ से लौटकर आए तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना ज़िंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। हाँ और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में भी थी। कुछ दिनों बाद विकास राधा लौटकर आए। काफ़ी गिफ्ट्स, मेवे मिठाइयाँ लेकर आए थे। राधा शाम को ही मायके जाकर काफ़ी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो। विकास, कल तुम्हें बैंक जाना है। राधा, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतजाम मैं कर दूंगी। मैंने कहा। राधा ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह पराठा सेकने लगी थी, लगा कि आज विकास ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छोंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पदचाप ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूड़ियाँ भेजी है, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा लाती रहोगी? अब छोड़ो यह सब। लेकिन राधा ने मेरी एक ना सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहा। कभी कभी तो वह कचौड़ी, हलवा पोहा का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पीकर छत से डिब्बा पुनः देने के अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह ना पाती। विकास की सह जो मिल रही थी उसे। नई नवेली अर्धांगिनी के 100 खून माफ होते हैं, लेकिन असली गलती राधा की माँ कर रही थी। सो एक दिन बिना पूर्व सूचना के मैं उनके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे तनिक विचलित दिखी। खूब आवभगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने राधा को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो दे देती हूँ। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित न होगी। आप बहुत आगे की सोच रही हैं। एक माँ की तरह सोचें तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। राधा की माँ अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे राधा की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, वह घर की छोटी है, इसलिए दायित्व भाव नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में जरूरी है, वरना वह उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी। मैं घर वापस आ गई। राधा ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह भी विकास के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में बना बनाया मेरे द्वारा परोसा खाना खाकर सो जाती। शाम की चाय मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो जरूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे ही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम सोचती हो वह अभी से तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो जाएगी। पापा ठीक कहते हैं माँ, विकास बोलता। राधा उनकी कृतज्ञ रहती और मुझसे कुपित। रात में कहती, मैं रोटियां बना दूंगी, सलाद काट दूंगी, बाकी मेरे हाथ की बनी सब्जी आपको पसंद नहीं आएगी। तो अब मैं घर में मुफ्त की नौकरानी थी।
तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, घर की सफाई और सजावट। मैं चाहकर भी उससे कुछ न कह पाती। वह हमेशा मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती। घर में एक और औरत के आ जाने से मेरी अपेक्षा बनी रहती कि राधा मेरी कुछ मदद करे। इसके लिए विरोध स्वरूप कभी सिरदर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर पड़ी रही कि राधा कुछ करे। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उसके घर से सुबह शाम टिफ़िन आने लगे। वह टिफ़िन लेकर स्कूल जाती, वहाँ से लौटकर सीधे मायके जाती, खा पी कर लौटती। कभी कभी स्कूल में काम ज़्यादा होने पर मायके ही रुक जाती। अब घर में एक अलग ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि राधा विकास के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी है, कहीं और, जहाँ से विकास का बैंक पास पड़ता हो। मैं यह सब बातें सुनकर सन्न रह गई। विकास से पूछा तो उसने इसे हल्के में लिया। मम्मी, मैं राधा की योजनानुसार तो नहीं चलूँगा। हाँ, उसके पापा का फ्लैट है तो 2-4 दिन जाकर रह सकते हैं। विकास से बात करके कुछ तसल्ली हुई। छत पर कपड़े सुखाते राधा की भाभी से बात हुई। वह चुपचाप ननद की योजनाओं को सुनती रही। लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुम है। राधा की मेरे प्रति बेरुखी से मैं आहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में असमर्थ थी, सो उससे कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे राधा खोई खोई सी लगती। उसका चहकना, उछलना कूदना, ऊधम मचाना सब बंद हो गया था। कुछ सोचती रहती। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफ़िन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर चाय खाना सबके लिए बनाती, अपना टिफ़िन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके न जाकर सीधे घर आती। दोपहर का दाल चावल बनाने में मदद करती, परोसती बटोरती। शाम को जल्दी सोकर उठ जाती, घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती। चाय पीकर स्कूल का काम करती। रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती। आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पांव लौट आती। वह मसाला पीसती, भरसक स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेकती, कोई मीठा जरूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। कहती, राधा, आज की सब्जी अच्छी बनी है, तो वह खुश हो जाती। थैंक यू मम्मी जी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने राधा के स्कूल जाने पर विकास को पकड़ा। मामला क्या है विकास? जिस लड़की को मैं समझा समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? माँ, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तू सीधे शब्दों में बता, बातें घुमा फिरा कर कहना छोड़। उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। राधा कुछ समझाने की कोशिश करती है तो भाभी हत्थे से उखड़ जाती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो, जो मैं यहाँ मरती रहूँ। राधा की माँ दिन रात रोती रहती है, इसलिए वह बहुत परेशान रहती है। राधा ने कुछ चर्चा करने से मना किया है। वह यह सब सोच सोच कर हलकान है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं। ओह, यह बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। राधा का घर के कामों में मन न लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी की अलगाववादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। राधा ने जो कुछ यहाँ किया था, वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो वह परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली थी। राधा स्वयं मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं उससे बोलने बतियाने लगी। वही सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं, कटुता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी हैं। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बंटी नेहा जैसा मानती थी, इसीलिए तो मैं भी मायके से जुड़ी थी। अब ना जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सबसे
न निभा पाने का ताना देती रहती हैं। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। मेरा मन भीग गया मम्मी जी। मैंने भी इस घर और आप सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। यह नहीं सोच पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ वैसी ही आशा आप सब भी मुझसे करते होंगे। जीवन का केवल एक पक्ष देखा था मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दिया। आगे संक्षेप में यह कि अब मैं पति, पुत्र, बहू के साथ आनंद जीवन यापन कर रही थी। एक आध महीने बाद सुना कि राधा के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। राधा की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ मेल मिलाप पूर्वक रहने लगी है। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा, लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते बगल की छत पर राधा की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी घर में सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाया और बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर गृह कलह का नाटक किया था ताकि राधा को अपने दायित्वों का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। स्वयं को संभालकर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी राधा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बाद में जानने पर कुछ ना होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे उतर गए। मैं कृतज्ञ थी। जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी गम मुसीबत लिए चलती रहती है, उसमें ठहराव नहीं आता, किंतु संतोष व कृतज्ञता के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई शख्स निस्वार्थ भाव से दूसरों की मुश्किलें आसान करता है और गाड़ी पटरियों पर सर पर दौड़ने लगती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।